तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12 फीस के आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, टोटल आपके 400 प्लस क्वेश्चन होते हैं पूरी किताब में। और यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो फिर आप लोगों को क्लास 12 की फीस में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फीस के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, टोटल पूरी किताब में आपके 400 प्लस क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन को मिला करके, यानी कि इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिला लेंगे, अति लघु, लघु, दीर्घ और साथ में न्यूमेरिकल, सभी को मिला करके 400 क्वेश्चन आपके होते हैं फिजिक्स की पूरी किताब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अलग अलग सीरीज चला रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज थी, उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 7 तक देख लिया था, और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 8 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं, यदि आप लोगों ने सभी को अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आप लोग अभी से भी अपनी पढ़ाई करके अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको क्लास 12 की फीस से जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपका लघु उत्तरीय हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट पर जा करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो पार्ट नंबर 8 तक, पार्ट नंबर 7 तक यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 फीस के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। आप लोग मान लीजिए कि आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना हो, वो लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे और साथ में सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल का रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको कुछ समय में रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फीस की तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और आप सभी लोगों के लिए मैं क्लास 12 की फीस में टोटल 400 प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आप लोगों ने 10-10 प्रश्न ही डेली तैयार किए, तो भी आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में मात्र 40 दिन में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे द्वारा कराए गए हर एक सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। उसी प्रकार से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स से पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनकी एक अलग सीरीज चला रहे हैं। जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक अलग सीरीज चला रहे हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी एक अलग सीरीज चला रहे हैं पूरी किताब से। और टोटल यदि आप लोग जोड़ोगे तो आपके 400 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको करवाए जा रहे हैं, साथ में उसका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर उत्तर करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप लोग वीडियो को देख करके बढ़िया से अपने तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान रखते हुए क्लास 12 की फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें से आपको जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, साथ में उसका सोल्यूशन भी देख रहे थे। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज का ये पार्ट नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 बार आया है, और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 में नहीं आया था, इसीलिए ये आपका 2024 में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, और साथ ही में वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आज का होने वाला कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला आपका होने वाला, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बना करके समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन होता है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 8 बार पूछा गया, 2023 में नहीं आया था, 2024 में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है आने की। तो इसीलिए आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या, हम लोग को बताना है किरचॉफ के जो आपके नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, और दोनों नियमों को हम लोग को आरेख बनाकर या कह सकते हैं परिपथ बना करके समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेडिंग में आप लोग लगाओगे किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम।
उसके बाद में फिर किरचॉफ के आपके 2 नियम होते हैं वैद्युत परिपथ के लिए, तो उसे 2 नियमों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जिसमें आपका पहला नियम हो जाता है प्रथम नियम, या फिर हम लोग उसे संधि नियम भी बोलते हैं। तो प्रथम नियम में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब यहाँ पर इसलिए है कि ये आपका बीजगणितीय योग है, यानी कि जो सिग्मा आई है बराबर क्या है आपका 0, यानी कि जो आपका वैद्युत परिपथ है उसमें जो आपका कोई संधि है, तो संधि पर जो समस्त धाराएं जो आकर के मिल रही हैं उन सभी धाराओं का, यानी कि समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो आपका शून्य होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संधि मान लीजिए O है, तो इस पर जो आपकी इस प्रकार से धाराएं आकर के मिल रही हैं, I1 आपकी धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा आपकी संधि की ओर आ रही है, और आपकी जो I3, I4 और I5 है आपकी संधि से दूर जा रही हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करना है कि जो आपका संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं उनको हम लोग क्या देते हैं? हम लोग धनात्मक चिन्ह देते हैं, और जो आपका संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पर I1 और I2 आपकी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे? प्लस चिन्ह देंगे, यानी कि धनात्मक चिन्ह देंगे। और वहीं पर आपका I3, I4 और I5 आपकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं, यानी कि इसका चिन्ह इस प्रकार से दे सकते हैं, दूर जाने वाला इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इधर क्या है? आने वाला है ये। तो इसी प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं उसको हम लोग धनात्मक चिन्ह देते हैं, जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उनको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। और उसके अलावा जो आपका नियम होता है, नियम में मैंने आपको बता ही दिया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं, टोटल धाराएं, उन सभी का बीजगणितीय जो योग होता है वो आपका शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर आपका 0 होता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि यदि संधि O की ओर आने वाली समस्त धाराएं क्रमशः आपकी I1 और I2, यानी कि जो संधि O है इसकी ओर आने वाली धाराएं कौन सी है? I1 है, और I2 इसका जो चिन्ह है इस तरफ की ओर है, यानी कि संधि की ओर है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि संधि O की ओर आने वाली समस्त धाराएं जो आपकी हैं वो आपकी क्रमशः कौन सी है? I1 है और I2 है। वहीं पर आगे आप लोग बताएंगे इसमें, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः आपकी I3, I4 और I5 है, यानी कि यहाँ पर I3, I4 और I5 हैं, ये आपकी संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो किरचॉफ के नियम से आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया ही था कि समस्त धाराओं का जो योग होगा वो कब 0 हो जाएगा। तो समस्त धाराएं कौन सी है? I1 है, I2 है, I3 है, I4, I5 है। तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा आपका 0 होगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि हम लोग क्या करें कि जो आपका इस प्रकार से माइनस में है, यदि हम लोग को इस साइड में लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? आपका I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि हम लोग क्या करें इसको, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन सी है? I1 है प्लस I2 है। तो इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका बराबर होता है किसके? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के, यानी कि माइनस I3, I4 माइनस I4 माइनस I5 को इसको हम लोग इस साइड में कर दें तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर देना है I1 प्लस I2, ये आपका संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। उसके बाद फिर आपका बराबर क्या हो जाएगा? आपका I3, I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपका माइनस में था लेकिन जब आपका इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग बता सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर आपका हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे इसमें आप लोग बता सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह देते हैं। आगे इसमें आप लोग बताओगे कि यह नियम जो आपका होता है वो आपका आवेश संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। यह पॉइंट आपको याद करने लायक है। तो इस प्रकार से जो आपका किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी जो नियम होता है उसमें जो आपका प्रथम नियम होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती है, समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। यही आपका प्रथम नियम होता है आपका किरचॉफ का, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग इस पे द्वितीय नियम को देखेंगे। द्वितीय नियम को हम लोग लूप नियम भी कहते हैं या फिर बंद पाथ नियम भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे द्वितीय नियम अथवा लूप नियम। इसमें हम लोग परिभाषा में बताएंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो आपका होता है वो बंद पाथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, आपको ये जो चित्र है इसको समझ लेना है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर वैद्युत परिपथ बना लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको सेल जोड़ देना है और ये आपका यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा।
ये पहला हो गया। इसके बाद फिर नीचे भी हम लोग इसी प्रकार से बना देंगे सेल। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रतिरोध आपका हो जाएगा इस प्रकार से, और नीचे आपका इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या नाम देना है, सबसे पहले ये चीज आपको समझ लो। ये क्या हो जाएगा प्रतिरोध R1, इसको नाम दे देंगे, इसको हम लोग R2 नाम दे देंगे, इसको हम लोग R3 नाम दे देंगे। यहाँ पर वैद्युत वाहक बल है तो इसको हम लोग E1 नाम दे देंगे, और इसको हम लोग E2 नाम दे देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि यहाँ से क्या प्लस से आपका धारा निकलेगी इस प्रकार से, तो इसको हम लोग I1 नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो है, यहाँ से आपकी जो धारा निकलेगी इसको हम लोग I2 नाम दे देंगे। तो ये दोनों धाराएं इस प्रकार से यहाँ पर आएंगी, और जब यहाँ पर आ जाएंगी तो फिर ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी। तो दोनों धाराएं मिल जाएंगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, I1 प्लस I2। इस प्रकार से यहाँ पर आकर के दोनों धाराएं मिल जाएंगी, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जब यहाँ से जाएंगी आपकी धाराएं, तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो आपकी हो जाएगी I2, क्योंकि ये इसी लाइन से आ रही है, इसी में जा रही है। और जो ऊपर वाली धारा जाएगी वो आपको हम लोग I1 नाम दे देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग नाम दे दें, इसको A B C D E F, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके दो बंद पास आपको दिख रहे होंगे, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था परिभाषा में कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में, यानी कि प्रत्येक किसी एक बंद पास में यदि हम लोग बात करें, इस वाले बंद पास की यदि हम लोग बात करें, में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा, यानी कि प्रवाहित धारा क्या है आपकी I है, इस प्रकार से प्रवाहित धारा I हो जाएगी। और फिर क्या है आपका उनके संगत प्रतिरोधों, यानी कि संगत प्रतिरोध क्या है R है। तो इस प्रकार से संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो हम लोग करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसका बीजगणितीय योग होगा। यानी कि किसी बंद पास में विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा I तथा उनके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है, यानी कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका उसमें लगे होंगे, यानी कि जो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, यानी कि ई के बराबर होगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या समझ लेना, फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी बंद पास में, या कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा I तथा उनके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो आपका बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल E बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। वही सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है कि सिग्मा IR बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा E, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं I और साथ ही में तथा उनके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफल का बीजगणितीय योग आपका जो बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी कि E के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ा के लेकर जा सकते हो, जितने भी आपके उसमें लगे होंगे, ठीक है। I4 R4 I5 R5, तो इस प्रकार से IN RN, यानी कि अनंत तक जितना भी इसमें लगा होगा वो सारा आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 प्लस E3, और इसी प्रकार से डायरेक्ट करके आप लोग N तक बता सकते हो जितने भी आपसे उसमें लगे होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि मुख्य धारा एवं उसकी दिशा में ली गई धाराएं धनात्मक तथा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में ली गई धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि धारा यहाँ से निकल रही है, इसको हम लोग मुख्य धारा बोलेंगे। तो इसकी दिशा में जो ली गई जो धाराएं होती है इसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे, और जो इसकी विपरीत दिशा में ली गई धाराएं होंगी उसको हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह नियम जो आपका होता है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था, इसके दोनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के जो दो नियम होते हैं इसका उल्लेख मैंने आपको कर दिया है, साथ में परिपथ बना करके समझा भी दिया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।